नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, आरपीएससी एसएसटी सेकंड ग्रेड की निःशुल्क तैयारी अपन कर रहे थे। उसी क्रम में साथियों, जो एनसीईआरटी की किताबें हैं 6 से 12 तक की, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल की, उन्हीं सभी किताबों को साथियों एक एक वीडियो नोट में एक एक किताब अपन देखेंगे। साथियों, इनमें से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं और निश्चित रूप से इनमें से आपको इनसे लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो साथियों, आज मैं लेके आया हूँ राजनीति विज्ञान की जो किताब है कक्षा 6 की, उसके बारे में साथियों अपन पाठ अनुसार इसमें देखते हैं। तो साथियों, वीडियो को स्किप किए बिना पूरा ज़रूर देखें। बहुत ही मेहनत से मैंने आपके लिए पीडीएफ तैयार की है साथियों। एक ही वीडियो में आपकी पूरी एक किताब कंप्लीट हो जाएगी। तो साथियों, शुरुआत करते हैं। पहले पाठ का नाम है विविधता की समझ। तो साथियों, भारत में अनेक धर्म संप्रदाय के व्यक्ति निवास करते हैं, जिसमें उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, भाषा, त्यौहार आदि में विभिन्नता पाई जाती है। साथियों, भारत एक ऐसा देश है, यहाँ पर अनेक प्रकार के धर्म हैं। कहते हैं कि यहाँ पर हर 5 किलोमीटर के बाद आपको भाषा में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलता है। कपड़ों की विविधता, कपड़ों का जो पहनावा है, वेशभूषा है, खान पान है। आप दक्षिण भारत और उत्तर भारत की तुलना करोगे तो खान पान, भाषा आदि में साथियों अनेक प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। तो साथियों, विभिन्नता होते हुए भी अपन सब एकता में बंधे हुए हैं और इसे ही अपन विविधता में एकता कह सकते हैं। तो साथियों, अनेक धर्मों की अगर अपन बात करें तो विश्व में जो धर्म है, तो भारतीय जो धर्म है उनमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो हिंदू धर्म की है, 80.5%। उसके बाद मुस्लिम धर्म है 13.4%, फिर ईसाई है 2.3%, फिर सिख है 1.9%, बौद्ध है 0.8%, जैन 0.4% और बहाई और अन्य धर्म वाले भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो साथियों, सबसे ज़्यादा जो भारत में निवास करते हैं वो हिंदू धर्म के व्यक्ति निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। गैर बराबरी। तो साथियों, गैर बराबरी किसे कहते हैं? कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ज़मीन है या पैसे जैसे संसाधन है जो दूसरों के पास है। यानी जो दूसरों के पास है लेकिन कुछ लोगों के पास में अवसर भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है। इसलिए अमीरी गरीबी विविधता का रूप न होकर असमानता का एक प्रकार है, जिसे हम गैर बराबरी कह सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमने देखा कि गैर बराबरी का मतलब यही है कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास अवसर भी नहीं है और ज़मीन भी नहीं है और पैसे जैसे जो संसाधन दूसरों के पास है वो उनके पास में नहीं है, तो इसे अपन विविधता न कहकर एक प्रकार से असमानता यहाँ पर कहेंगे, इसे ही गैर बराबरी कह सकते हैं। तो साथियों, भारतीय संविधान में गैर जो बराबरी है उसको समानता के रूप में लाने के लिए SC ST OBC वर्ग को रिजर्वेशन का जो संविधान में उल्लेख किया गया है। साथियों, SC को 15%, ST को 7.5%, OBC को 27% और अभी EWS को भी 10% रिजर्वेशन दिया गया है। तो साथियों, एक प्रकार से जो गैर बराबरी है इसे बराबरी के स्तर पर लाने के लिए सब प्रयास किए जा रहे हैं। अगली है जाति व्यवस्था। तो साथियों, हमें पता है कि वैदिक काल से ही 4 प्रमुख वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चले आ रहे हैं। फिर उसके बाद में उत्तर वैदिक काल आया और वहीं से जो जाति कर्म पे थी पहले वो जन पे निर्धारित हो जाता है उसका वर्ग, और वहीं से विभिन्न प्रकार की जातियां बन जाती है। तो साथियों, जाति जो व्यवस्था है वो एक प्रकार से असमानता का प्रकार है। कई बार सिंपल प्रश्न पूछ लेते हैं कि जाति व्यवस्था किस प्रकार का प्रकार है, तो यहाँ पे असमानता का प्रकार है। जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा हुआ है वह वही कार्य करेगा जो उसके लिए निर्धारित है। तो साथियों, ऐसी जाति व्यवस्था से क्या हुआ, अपने देश में गैर बराबरी पैदा
हुई। तो वर्गों की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आगे बढ़ते हैं। विविधता के कारण प्राचीन काल में लोग युद्ध, भोजन, अकाल व अन्य कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे और यात्रा के साधन के अभाव में वही रहने लगते थे। तो साथियों, पहले के जो व्यक्ति थे यात्रा करते थे, कई बार भोजन, युद्ध, अकाल, अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और यात्रा के साधन उस समय नहीं थे, तो वहीं पर वो रहने लग जाते थे। तो साथियों, किसी स्थान पर अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक रहता है तो वहाँ की जो भाषा है वो धीरे धीरे वो बोलने लगता है। तो वहीं से क्या होता है कि वहाँ की जो संस्कृति है, भाषा को सीख लेते थे और अपनी पुरानी संस्कृति व नई संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाकर नई संस्कृति यहाँ पर उभरने लगती है। आगे हैं, विविधता के लिए भौगोलिक कारक भी महत्वपूर्ण है। कई बार अपन विविधता के लिए देखें तो जैसे जलवायु है, मृदा है, मानसून है, जल है, मैदान है इत्यादि है। ये सब क्या है साथियों, विविधता के लिए एक भौगोलिक कारण है। जलवायु के आधार पर फसलों का उत्पादन, मिट्टी के आधार पर जिस स्थान पर या जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है तो ऐसे स्थानों पर अधिक वर्षा वाली फसलें अपन को देखने को मिलती है और जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ज़्यादा कृषि देखने को मिलती है, ज़्यादा पशुपालन देखने को मिलता है। तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा होता है। तो इससे लोग क्या होते हैं, अपनी भौगोलिक संस्कृतियों के अनुरूप संस्कृति व परंपराओं में ढल जाते हैं। जैसी वहाँ की जलवायु होती है, जैसी वहाँ की संस्कृति होती है, उसी प्रकार से वो व्यक्ति ढल जाते हैं। साथियों, इसमें दिया गया है कि जो नेहरू जी की जो पुस्तक थी भारत की खोज, इस पुस्तक में बताया गया है, नेहरू जी ने कहा है कि भारतीय एकता बाहर से थोपी हुई नहीं है, कि भारतीय लोगों की जो एकता है, भारत देश की जो एकता है वो बाहर से थोपी हुई नहीं है, बल्कि ये कैसी है, बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और भावनाएं व प्रथाओं को स्वीकार करने की संभावना है। उसके लिए विविधता को समझना आसान है। विविधता में एकता का विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। तो साथियों, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि विविधता में एकता का विचार किसके द्वारा दिया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। तो साथियों, इसी पुस्तक में नेहरू जी ने कहा है कि जो एकता है भारत की वो बाहर से थोपी हुई नहीं है। यहाँ के जो विश्वास है, यहाँ की जो भावनाएं हैं, यहाँ की जो प्रथाएं हैं, ये यहाँ के लोग इन सबको अपने अंदर समाहित करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी मजहब की हो। इसी कारण से भारतीय जो विविधता है वो दुनिया में एक महत्वपूर्ण एकता के रूप में देखी जाती है। इसी के साथ रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो भारतीय राष्ट्रगान है, इसमें भी विविधता में एकता की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। राष्ट्रगान आपने, हमने, सबने सुन रखा है कि इसमें सभी प्रकार के राज्यों के, नदियों के, सभी प्रकार के इसमें उन शब्दों का नाम आता है जो हम सबको एकता के सूत्र में बांधे रखने का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, विविधता से संबंधित दो उदाहरण इस पाठ में दिए गए हैं, एक लद्दाख और केरल के बारे में। तो साथियों, हमें पता है कि लद्दाख उत्तरी भारत का क्षेत्र है, जबकि केरल दक्षिण भारत का क्षेत्र है। तो दोनों में किस प्रकार की अलग अलग विविधताएं देखने को मिलती है उसके बारे में अपन देखेंगे। लद्दाख की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है लद्दाख। भोजन की बात करें तो लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन है, मांस है, इनका ये लोग सेवन करते हैं। यहाँ पर चीज़ जो है एक खास तरह का छेना होता है। कपड़ों की बात करें तो ये लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। व्यवसाय की बात करें तो ये लोग खास किस्म की एक भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। साथ ही ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है, पश्मीना जो ऊन है जिसे बेचकर ये व्यापारियों को अपना जीवन यापन करते हैं।
लद्दाख की बात करें तो साथियों ये ऐसा क्षेत्र है, इसके रास्ते जो बौद्ध धर्म है तिब्बत पहुंचा, इसलिए जो लद्दाख का बना इसे छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो इस साल का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न इस बार रीट परीक्षा में, एसएसटी सेकंड ग्रेड परीक्षा में बन सकता है कि किसे छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो साथियों लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं क्योंकि लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। आगे बढ़ते हैं। तिब्बत का जो ग्रंथ है केसर सागा, इस ग्रंथ में साथियों हिंदू और मुसलमान दोनों में इस ग्रंथ का प्रचलन है, जिसे बौद्ध और मुस्लिम दोनों ही गाते हैं। यहाँ पे बहुत गलत है, बुद्ध और मुस्लिम दोनों ही गाते हैं और इस पर अभिनय नाटक वगैरह करते हैं। तो साथियों ये था लद्दाख के बारे में। अब देखते हैं केरल के बारे में। केरल की स्थिति की बात करें तो साथियों भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। इसके एक तरफ समुंदर तो दूसरी तरफ पहाड़ियाँ हैं। भोजन की बात करें तो यहाँ के लोग मछली और चावल मुख्य रूप से भोजन में खाते हैं। कपड़ों की बात करें तो लोग सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के करीब है, इस कारण यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है। साथियों हमें पता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष में 2 बार सीधा चमकता है, इसलिए यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है और बारिश भी सबसे ज़्यादा यहीं पे होती है। व्यवसाय की बात करें तो केरल के जो लोग हैं उनका जो मुख्य व्यवसाय है वो खेती करना है। समुद्र के किनारे होने के कारण ये मछली पकड़ने का कार्य मुख्य रूप से करते हैं। आगे हैं साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसी पार्ट में। तो जो पंजाब प्रांत है वहाँ का जो अमृतसर है, स्वर्ण मंदिर के निकट 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जो रोलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था, उसके विरोध में एक सभा चल रही थी और जो अंग्रेज ऑफिसर थे जनरल डोयर, उन्होंने क्या किया, गोलियां चलवाई, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। यानी जो रोलेट एक्ट था उसमें बिना मुकदमा चलाए किसी को भी नज़रबंद किया जा सकता था। तो उसी के विरोध में साथियों यहाँ पे सभा चल रही थी और जो जनरल डायर नाम का जो अंग्रेज ऑफिसर था उन्होंने यहाँ पे आदेश दिया जिससे 400 से अधिक व्यक्ति यहाँ पे मारे जाते हैं, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर एनसीईआरटी में एक गीत है, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। साथियों इस बार बन सकता है कि ये जो गीत है किस हत्याकांड के बारे में है, तो साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। आगे देखते हैं। भारत में ईसाई धर्म की बात करें तो साथियों ईसाई धर्म की शुरुआत सर्वप्रथम केरल राज्य से मानी जाती है। केरल में ही ईसा मसीह का जो धर्मदूत था संत थॉमस यहाँ पे आया था। आगे इब्न बतूता कहते हैं 100 वर्ष पूर्व यहाँ आया और मुसलमानों का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की बहुत बड़ी इज्जत थे। यहीं पे साथियों वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पे पहुँचा था और पुर्तगालियों के लिए भारत आने का रास्ता यहाँ पे खोजा था। आगे हैं चीनी वाला क्या है, इससे संबंधित पूछा जा सकता है। तो जो चीनी जालों के समान मिलने वाले जो मछली पकड़ने के जाल हैं केरल में, उन्हें चीनी वाला कहते हैं। अगला है चीना चट्टी। तो साथियों चीना चट्टी मछली तलने के लिए जो काम में आने वाले जो बर्तन हैं, इन्हें केरल में कहते हैं चीना चट्टी। तो साथियों ये था पहला अध्याय एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान कक्षा 6 का। आगे देखते हैं दूसरा अध्याय विविधता और भेदभाव। साथियों आपको किताब देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो भी लाइन अगर प्रश्न में बनती है साथियों उन सबको मैंने इसमें ऐड किया है। आपको अपना समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास करके साथियों आप इस पूरे वीडियो को देख लीजिए,
आपको ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं होगी, आपको बिल्कुल पछतावा नहीं होगा कि शायद अपन किताब पढ़ ले। साथियों, आपको बिल्कुल किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इस वीडियो को देख के आपका एक ही वीडियो में सारी किताब अच्छे से आप कवर आपकी हो जाएगी। दूसरा अध्याय है विविधता और भेदभाव। तो साथियों, संसार में धर्म की बात करें तो 8 मुख्य धर्म हैं। हम क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उत्सव मनाते हैं, इस पर उस स्थान के भूगोल और इतिहास का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भी आज हमारा पहनावा है या हमारा खान पान है या फिर अपना जो उत्सव है, ये सब साथियों एक तारीख विशेष से शुरू नहीं होता है। आप इतिहास में देखोगे एक लंबी प्रोसेस होती है, तब जाकर कोई कार्य परंपराओं के रूप में बनता है। आगे हैं पूर्वाग्रह। क्या होता है पूर्वाग्रह? पूर्व निर्णय। पूर्व निर्णय अर्थात किसी मामले की तथ्य की जांच किए बिना ही राय बना लेना या मान लेना, इसे क्या कहते हैं साथियों? पूर्वाग्रह। तो साथियों, जो अच्छे जो इंसान होते हैं वो पूर्वाग्रह से विद्यार्थियों को भी बचना चाहिए। ये अपने जीवन में भी आने लायक चीज़ है। पूर्वाग्रह किसी की कई सुनी बात पर अपन विश्वास कर लेते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जब तक आप अपनी आंखों से देख नहीं ले, उसको वेरीफाई नहीं कर दे, उसके तथ्य जान नहीं ले, तब तक किसी बात को नहीं मानना चाहिए साथियों। और अगर अपन मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपन पूर्वाग्रह के शिकार हो रहे हैं। नकारात्मक पूर्वाग्रह भेदभाव को जन्म देता है साथियों। किस प्रकार का भेदभाव? जैसे लड़की है तो लड़की के बारे में कि लड़की कोमल होती है, कमज़ोर होती है, कोमल होती है, मृदु स्वभाव की होती है। और लड़कों के बारे में कि रोते नहीं हैं, कमज़ोर नहीं होते हैं, बहादुर होते हैं। तो साथियों, ये एक प्रकार से नकारात्मक पूर्वाग्रह इसे मानते हैं और इसी कारण लड़के और लड़कियों में भेदभाव देखा जाता है। तो जो नकारात्मक पूर्वाग्रह होता है वो भेदभाव को जन्म देता है। आगे हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं। तो रूढ़िबद्ध धारणा की अगर अपन बात करें तो जब हम सभी लड़कों व लड़कियों को एक ही धारणा में बांध देते हैं, लड़के व लड़कियों को एक ही धारणा में बांध देते हैं, इससे भी क्या होता है? भेदभाव जन्म लेता है। और इसी के आधार पर लोग क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। तो साथियों, हमें एक रूढ़िवादी धारणा में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सभी का अलग अलग व्यवहार, अलग अलग सैद्धांतिक तरीके, उनके व्यवहारिक कार्य सभी साथियों अलग अलग हो सकते हैं। किसी को अपन मान लो बेईमान मान रहे हैं, हो सकता है वो ईमानदार भी हो। तो हमें रूढ़िबद्ध धारणाओं से बचना चाहिए, चाहे वो लड़के लड़कियों से संबंधित हो या चाहे किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी से संबंधित हो। साथियों, आप अपने स्वयं विवेक से ऐसे कार्यों को अंजाम आपको देना चाहिए। तथ्यों के आधार पर ही साथियों कोई भी कार्य को वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमें पूर्वाग्रह से भी बचना चाहिए, रूढ़िबद्ध धारणाओं से बचना चाहिए, क्योंकि ये निर्णय में एक प्रकार से बाधक इन्हें अपन मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यानी कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ समुदाय होते हैं, कुछ वर्ग होते हैं, उन्हें विविधता और असमानता पर आधारित दोनों प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। विविधता की बात करें तो वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिसकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं समझा जाता। यानी ये जो व्यक्ति होते हैं वे उस समुदाय के सदस्य होते हैं जिसकी जो संस्कृति होती है उसको मूल्यवान नहीं समझा जाता। असमानता, यदि ये गरीब है और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन नहीं है,
इस प्रकार के दोहरे भेदभाव का सामना कुछ जनजातियाँ, कुछ समुदाय विशेष के लोग कर रहे हैं। यानी एक प्रकार से तो उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो परंपराएं हैं, उनको भी एक प्रकार से मूल्यवान नहीं समझा जाता। साथ ही ऐसे व्यक्ति गरीब है, अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, तो दो प्रकार से साथियों इनके साथ भेदभाव होता है। जैसे जो कुछ जनजातीय समुदाय होते हैं, कुछ दलित समुदाय होते हैं, कुछ जातियाँ होती हैं, आए दिन अखबारों में अपन देखते हैं, किसी को दूल्हे को घोड़ी से उतार देते हैं, क्या कर देते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं। साथियों ये दोहरे भेदभाव होते हैं। आगे हैं दलित। दलित शब्द को अपन देखें तो नीची कही जाने वाली जाति। नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। साथियों दलित से जो दलित पैंथर्स आंदोलन है, इसका संबंध महाराष्ट्र से। कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। दलित शब्द के अर्थ की अगर अपन बात करें तो दबाया गया और कुचला गया। दबाया गया और कुचला गया। तो प्रश्न बन सकता है कि दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो दबाया गया या कुचला गया। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति कहती है। अनुसूचित जाति का मतलब शेड्यूल कास्ट यानी एससी। भारत में जाति व्यवस्था भेदभाव को जन्म देती है। बिल्कुल, जाति व्यवस्था निश्चित रूप से भेदभाव को जन्म देती है और इसी कारण से संविधान में इस भेदभाव को मिटाने के लिए ऐसी जातियों को रिजर्वेशन के माध्यम से फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है साथियों, ताकि ये मुख्य धारा में आ सके। स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष में समानता के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो लोगों के द्वारा संघर्ष किया गया था, जितने भी महापुरुष हुए हैं अपने यहाँ पे, जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, तो स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हो रहा था, उसके साथ साथ कुछ ऐसे नेता भी थे जो समानता के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। बाद में 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया तो संविधान में समानता के लिए को लिया गया, वह इसे कानूनी मान्यता दी गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि असमानता आज भी बरकरार है। साथियों संविधान के जो मूल अधिकार हैं उनमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। साथियों समानता का अधिकार उसमें लिया गया है। आगे हैं राइटिंग एंड स्पीचेज के जो खंड नंबर 12 है, उसमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उन्होंने जाति आधारित भेदभाव के कुछ अनुभवों के बारे में लिखा है। भीमराव अंबेडकर की बात करें तो 1891 में जन्म, 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। अंबेडकर को पहली बार भेदभाव का जो अनुभव हुआ था वो 1901 में हुआ। कैसे? जब वे महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव अपने भाइयों के साथ अपने पिता से मिलने गए थे। साथियों रेलवे स्टेशन का वो दृश्य था, आप सबने पढ़ रखा होगा। बहुत ही भयानक, विकराल, हृदय को झकझोरने वाला वो दृश्य था। कभी पढ़ने का मौका मिले तो साथियों पढ़ना। तो इस स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पहली बार भेदभाव का अनुभव किया कि वास्तव में दलित क्या होते हैं। भारतीय संविधान के पिता के रूप में आगे जाकर अंबेडकर जी को अपन जानते हैं। दलितों के मसीहा भी कहते हैं इन्हें। महार जाति से संबंधित थे, नाग वंश से संबंधित थे और आगे जाकर इन्होंने दलितों को मंदिर प्रवेश आंदोलन में दलितों का साथ दिया, मंदिरों में उनको प्रवेश करवाया। महाराष्ट्र के अंदर तालाब सत्याग्रह वगैरह बहुत सारे आंदोलन इनके द्वारा किए गए। तो साथियों
ये था अपना सेकंड पार्ट, विविधता और भेदभाव। अगला है तीसरा पार्ट, सरकार क्या है। देखते हैं। एनसीईआरटी में प्रारंभ में ही आर के लक्ष्मण की ये जो पंक्तियाँ हैं क्या हैं, लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है। लोकतंत्र में किसका काम है, कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने के लिए करें तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करें। तो साथियों यहाँ पर आर के लक्ष्मण यही कहना चाहते हैं कि भाई जो लोकतंत्र है इसमें जो जनता है इन्हें अपने ऊपर जो भी सर्वे सर्वा है, जो भी नेता है उनकी गलतियों को ढूंढना चाहिए, उनकी आलोचना करनी चाहिए ताकि वो अपना कार्य अच्छे से करें और देश का विकास हो। आंध्र प्रदेश राज्य की बात करें तो भाषा के आधार पर बना पहला राज्य इसे मानते हैं। इसका पुनर्गठन होता है 2 जून 2014 को और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बनता है। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में बंट जाने के कारण वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सरकार की बात करें, सरकार किसे कहते हैं। सरकार का अर्थ कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करते हैं। यानी कि निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है सरकार, तो देश के लिए या राज्य के लिए निश्चित समय के लिए और निश्चित पद्धति से ये लोग क्या करते हैं, शासन करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, सरकार। सरकार के अंगों की बात करें, कई बार प्रश्न बन गया, 3 इसके अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। साथियों, व्यवस्थापिका का कार्य कानूनों का निर्माण है, कार्यपालिका का कार्य उन कानूनों को क्रियान्वित है और न्यायपालिका का कार्य उन कानूनों की जांच करना है कि वास्तव में जनता के लिए और संविधान की दृष्टि से हितकर है या नहीं। सरकार के स्तर की बात करें तो साथियों, सरकार के 3 स्तर होते हैं, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर का जो संबंध होता है पूरे देश से होता है, जिसे हम केंद्र सरकार भी कहते हैं। और वर्तमान में बीजेपी की सरकार जिसमें प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी बने हुए हैं अपने देश में। और राज्य स्तर पर बात करें तो राज्य, ये जो सरकार होती है किसी विशेष राज्य का शासन संचालन करती है, जिसे हम राज्य सरकार कहते हैं। राजस्थान की बात करें तो वर्तमान में यहाँ पर श्रीमान भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार बनी हुई है, जो वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री है। स्थानीय स्तर की बात करें तो गांव और शहर के जो प्रशासन होते हैं उसको संभालने का कार्य स्थानीय सरकार करती है। स्थानीय स्तर पर एक ग्रामीण स्तर होता है जिसमें ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति और पंचायत समिति के बाद जिला परिषद। तो साथियों, ये ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन के प्रकार है। जैसे किसी गांव में जो छोटे छोटे गांव होते हैं उन सबसे मिलकर एक ग्राम पंचायत बनाते हैं, फिर बहुत सारी ग्राम पंचायतें मिलकर पंचायत समिति बनती है, फिर पंचायत समितियों से मिलकर एक जिला परिषद बनता है जिसका मुख्यालय जिला हेडक्वार्टर पर होता है। शहरी क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो नगर पालिका होती है, उसके बाद नगर परिषद होते हैं और उसके बाद होते हैं नगर निगम। तो साथियों, ग्रामीण स्तर पर भी स्थानीय स्वशासन होता है और शहरी स्तर पर भी स्थानीय स्वशासन होता है। सरकार के कार्यों की अगर अपन बात करें तो सरकार को बहुत से कार्यों का संचालन करना पड़ता है। छोटे से छोटे कार्य भी हो सकते हैं और बड़े से बड़े कार्य भी ऐसे हो सकते हैं जिनकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, जैसे कानून बनाना, निर्णय लेना, शासन व्यवस्था को लागू करना,
सामाजिक मुद्दों पर कार्यवाही करना, राष्ट्र हित को सुनिश्चित करना, जन कल्याण का कार्य करना इत्यादि। सरकार कानून बनाती है, उसे लागू करती है और सभी लोगों के लिए उसे मानना भी क्या होता है, बाध्यकारी होता है। तो साथियों, ये थे सरकार के मुख्य कार्य। तो जो भी कार्य जनता से संबंधित या देश से संबंधित या राज्य से संबंधित होते हैं, जिनका संबंध सार्वजनिकता से होता है, तो साथियों वो एक प्रकार से सरकारी कार्य होते हैं, यानी सरकार के कार्य होते हैं। सरकार के प्रकार की बात करें तो निर्णय लेने, कानून का पालन करवाने, यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति देता कौन है, इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ सरकार कैसी है। साथियों, सरकार की प्रकृति पर निर्भर करता है कि निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं और पालन किस आधार पर करवाया जाता है। तो विश्व भर में साथियों अनेक प्रकार की सरकारें होती है। जैसे लोकतांत्रिक सरकार है, तो इसमें क्या होता है, निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो लोगों द्वारा प्रदान की जाती है, अर्थात जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें वास्तविक शक्ति का स्रोत स्वयं जनता होती है तथा निर्णय उनके प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं। लोकतंत्र सरकार के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो साथियों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो उसे कहेंगे जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदारी निभाती है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहेंगे जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन न करके अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, यानी जो उनका प्रतिनिधि होता है वोट के माध्यम से अपनी शक्ति उसे दे देती है और उसके माध्यम से शासन किया जाता है। तो साथियों, वर्तमान में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो विश्व के अंदर जो स्विट्जरलैंड है उसके 5 कैंटनों में साथियों प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा जाता है। विश्व में उदाहरण है। आगे हैं राजतंत्र। इस प्रकार की सरकार के अंतर्गत निर्णय लेने की शक्ति रानी या राजा के पास होती है और जनता से निर्णय नहीं लिया जाता। इसे हम निर्कुंज शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। साथियों, इसे हम निर्कुंज शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं क्योंकि जनता के पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। और भारत के पड़ोसी देशों जैसे नेपाल वगैरह, यहाँ पर पहले राजतंत्र था लेकिन वर्तमान में लोकतंत्र है। ब्रिटेन में जो शासन माना जाता है वो एक प्रकार से राजतंत्र व्यवस्था का ही शासन माना जाता है। आगे देखते हैं भारतीय लोकतंत्र की यहाँ पर बात करें तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसकी मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, इसलिए लोकतंत्र जनता का शासन होता है। भारतीय लोकतंत्र में क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं उनके पास शक्ति होती है अपने नेता को चुनने की वोट के माध्यम से, इसलिए लोकतंत्र जनता का शासन यहाँ पर माना जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसके अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधि को वोट के माध्यम से चुनती है। आगे हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। इसमें लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं लेकिन चुनाव प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो साथियों, प्रश्न बन सकता है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र किसे कहेंगे, यानी कि जिसमें लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं लेकिन चुनाव प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधि को क्या करते हैं, चुनने का काम इसमें किया जाता है। सफ्रेज मूवमेंट प्रश्न पहले पूछा जा चुका है और इस साल के लिए भी बहुत मोस्ट है। अगर इस किताब में से प्रश्न बनता है तो इसका मतलब होता है वोट देने का अधिकार। सफ्रेज मूवमेंट का अर्थ क्या होता है, वोट देने का अधिकार। क्या है आगे देखते हैं।
महिला मताधिकार आंदोलन। महिला मताधिकार आंदोलन की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने वोट डालने के लिए संघर्ष किया, और इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। साथियों, पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही महिलाएं एक्टिव रही और वोट के प्रति जागरूक हुई कि हमें वोट डालना है, और इसके लिए एक लंबा संघर्ष किया, एक आंदोलन किया। तो इसी को अपन महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। अमेरिका जैसे देश में 1920 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। इंग्लैंड की बात करें तो 1928 में मिला। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है साथियों, प्रश्न जरूर बनेगा यहाँ से। महात्मा गांधी की बात करें, 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में समान मत अधिकार की वकालत करते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट कर सकता है, पर वह आदमी जिसके पास चरित्र है लेकिन संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। साथियों, परिभाषा देख के पूछा जा सकता है कि ये किसके विचार है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस पत्रिका में महात्मा गांधी ने ऐसा कहा। तो अपनी पत्रिका यंग इंडिया में समान मताधिकार की वकालत करते हुए ऐसा कहा था 1931 में। भाई, जिसके पास संपत्ति वो तो वोट दे सकता है, लेकिन जिसके पास चरित्र है लेकिन शिक्षा नहीं है, संपत्ति नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता। भाई, मैं इसका पक्षधर बिल्कुल नहीं हूँ। ऐसा कौन मानते हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो साथियों, ये था अपना तीसरा पाठ, NCERT राजनीति विज्ञान कक्षा 6। आगे हैं चौथा पाठ, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। यानी कि जो लोकतांत्रिक सरकार के जो मुख्य तत्व, लोकतंत्र शासन व्यवस्था की बात करें तो जनता के लिए जनता द्वारा चुनी हुई जो सरकार होती है, जो जनता के लिए कार्य करती है, उसे लोकतांत्रिक सरकार करते हैं। अब इसके मुख्य तत्व की बात करें तो इस पाठ में जो मुख्य फैक्ट है देखते हैं। जब हम बोलते हैं कि कोई सरकार लोकतांत्रिक है, या अलोकतांत्रिक, तब हम कह सकते हैं कि जिस सरकार में जनता की भावनाओं का ध्यान रखा जाता है, और शासन भागीदारी में जनता का सहयोग लिया जाता है, उसे लोकतांत्रिक सरकार अपन कह सकते हैं। ठीक है साथियों, लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक शब्द पर अपन ध्यान देंगे कि जिसमें जनता की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा, शासन भागीदारी में जनता का सहयोग लिया जाएगा, उसे लोकतांत्रिक कहेंगे। और जिसमें जनता की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा जाएगा, जनता का सहयोग नहीं लिया जाएगा, उसे अलोकतांत्रिक कहेंगे। अगला है रंग भेद। त्वचा या चमड़ी के आधार पर भेदभाव करना। रंग भेद का मतलब क्या होता है? त्वचा या चमड़ी के आधार पर भेदभाव करना। मुख्य रूप से विश्व में दक्षिणी अफ्रीका के इतिहास में जो वहाँ पे कानून बना, तो रंग के आधार पे वहाँ पे भेदभाव होता था। श्वेत यानी जो गोरे लोग थे, अश्वेत जो भारतीय और अन्य प्रजातियों के जो लोग थे, इन्हें एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि इनके लिए हर प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी, स्कूलें वगैरह, रेलगाड़ी वगैरह, सब अलग अलग प्रकार की हुआ करती थी। यहाँ पर भारत में जैसे महात्मा गांधी हुए, वैसे ही जाने माने जो नेता हैं नेल्सन मंडेला, इन्होंने रंग भेद के खिलाफ एक लंबे समय तक संघर्ष किया और 1994 में इन्हें सफलता मिली और वहाँ पर कानून बना इसके खिलाफ। आगे हैं भागीदारी। भागीदारी का अर्थ अपन देखें तो
सरकार का सबसे पहला लक्षण है। भागीदारी लोकतांत्रिक सरकार का सबसे पहला लक्षण है। भागीदारी लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। इस प्रकार नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। यानी नियमित चुनाव होते रहेंगे तो लोगों पर सरकार का नियंत्रण बना रहेगा, और अगर चुनाव ही नहीं होंगे तो नियंत्रण कहाँ से रहेगा। भागीदारी कहाँ से जनता निभाएगी। और अपने देश में भी हर 5 साल बाद में, चाहे वो ग्राम पंचायत के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के हो, चाहे विधानसभा के हो, हर सीट के लिए चुनाव होते हैं। क्यों होते हैं साथियों? जनता की भागीदारी के लिए। आगे देखते हैं, भारत में हर 5 वर्ष में एक बार चुनाव होते हैं। एक सरकार चुनाव जीतकर सरकार बनाती है। इसमें वोट के माध्यम से जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। वोट के माध्यम से, इसमें भागीदारी किसके माध्यम से सुनिश्चित होती है? वोट के माध्यम से। भागीदारी के अन्य तरीकों की बात करें तो लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेके भी भागीदारी निभाते हैं, आलोचना करके भी भागीदारी निभाते हैं। कई बार समाचार पत्रों में, मीडिया जगत में, सोशल मीडिया पर कई प्रकार से सरकारों की आलोचना होती है, फिर उस पर कार्रवाई भी की जाती है। कई तरीके हैं जिनके माध्यम से लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, जैसे धरना देकर। कई बार अपन ने देखा होगा अपने गांव में, शहरों में, कस्बों में कई बार धरना दिया जाता है। कई बार जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर दिया जाता है, कई बार जुलूस निकाला जाता है, कई बार हड़ताल होती है, कई बार आजकल ये हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। तो ये अपनी राय व्यक्त करने के तरीके हैं। अभी लेटेस्ट जो SC/ST आरक्षण में, कोटे में जो कोटा की बात की गई थी, इसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया था 1 दिन का। तो साथियों, अपनी राय व्यक्त करने के ये तरीके होते हैं। अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविज़न भी जो जनता के मुद्दे होते हैं सरकार के सामने लाने का कार्य करती हैं। आंदोलन के जरिए भी लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं और उन मुद्दों को सरकार तक ला सकते हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जैसे चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है, ये भी ऐसे ही आंदोलन है साथियों, जो पेड़ों से संबंधित जुड़े हुए हैं, नदी से संबंधित, बांध से संबंधित। आगे देखते हैं विवादों का समाधान। विवाद अगर होते हैं साथियों तो उसका समाधान भी करना ही पड़ता है, लेकिन जो विवाद होते हैं तब जन्म लेते हैं जब विभिन्न सांस्कृतिक, धर्म और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। कई बार भेदभाव की दशा में कुछ मुद्दे हैं जो विवाद का विषय बन जाते हैं, जैसे धार्मिक जुलूस है, धार्मिक उत्सव है, जुलूस है, नदी जल विवाद है। कई बार बहुत ही खतरनाक इसमें विवाद हो जाता है, धर्म के आधार पे, संस्कृति के आधार पे। नदी जल विवाद की बात करें तो साथियों, जो कर्नाटक, तमिलनाडु के बीच, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो कावेरी नदी है उसके पानी को लेकर क्या हुआ है? विवाद हुआ है। यहाँ पर क्या है कि कृष्णराज सागर जो बांध है कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर बना हुआ है, और जो मेटूर बांध है ये तमिलनाडु में कावेरी नदी के दक्षिणी छोर पर बना हुआ है। तो साथियों, दक्षिणी छोर पर पानी तभी आएगा जब उत्तरी छोर वाले पानी उधर जाने देंगे। तो कई बार दोनों राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है पानी के बंटवारे को लेकर कि हमारी तरफ पानी नहीं आ रहा है, तो वो कहते हैं कि हमारी तरफ पानी है ही नहीं। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि मेटूर बांध किस राज्य में? तो तमिलनाडु में। और कृष्णराज सागर बांध किस राज्य में? कर्नाटक में। दोनों ही कावेरी नदी पे बने हुए हैं और दोनों राज्यों के बीच में
उक्त पानी को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। आगे हैं समानता और न्याय। यह लोकतांत्रिक सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विचार है। इसलिए समानता को यहाँ सामान्य नहीं है, समानता है। इसलिए समानता को संविधान में मौलिक अधिकार जैसे अधिकारों में रखा गया है और इसकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। हमें पता है साथियों, जो 6 मूल अधिकार है उसमें से समानता का अधिकार अपना एक मुख्य मौलिक अधिकार है। आगे हैं न्याय। न्याय की अगर अपन बात करें तो लोकतांत्रिक सरकार एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करती है और समाज के हर तबके को न्याय प्राप्ति का पूर्ण अधिकार है। इसके साथ ही सरकार छुआछूत प्रथा जैसे विषय को रोकने के लिए कानून बनाती है। और हमें पता है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना हुआ है, आर्टिकल बना हुआ है अनुच्छेद 17। इसके तहत किसी के साथ अपन भेदभाव नहीं कर सकते। सरकार विवादों का जो समाधान होता है वो संवैधानिक आधार पर करती है। यानी जैसा भारत के कानून में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है, जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, उन्हीं के आधार पर सरकार न्याय करती है या विवादों का समाधान करती है। तो साथियों, ये था अध्याय 4। अब आगे हैं अध्याय 5। देखते हैं पंचायती राज। पंचायती राज शब्द से ही पता चल रहा है कि ग्राम पंचायत, और हम सब ग्राम पंचायत या नगर पालिका से मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। तो जो ग्राम पंचायत होती है वहाँ पर ग्राम सभा होती है। अब ग्राम सभा में क्या होता है, एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले जितने भी 18 वर्ष के आयु के जो महिला हैं, पुरुष हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, जिनको वोट देने का अधिकार होता है, जिनका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। ये हो गई ग्राम सभा। आगे हैं ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत की बात करें तो ये कई छोटे छोटे वार्डों में बटी होती है और प्रत्येक वार्ड का एक प्रतिनिधि होता है, जैसे अपन वार्ड पंच या वार्ड मेंबर भी कहते हैं। इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से उसी वार्ड की जनता के द्वारा किया जाता है चुनाव, जबकि सरपंच जो होता है वो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, जिसे सभी वार्डों के जो सदस्य होते हैं वो मिलकर मतदान द्वारा इसे चुनते हैं और वार्ड पंच मिलकर फिर उप सरपंच का चयन चुनाव करते हैं। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसके बाद ग्राम पंचायत में जो मुख्य पद होता है वो सचिव का होता है, ग्राम सचिव। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है, जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। इसका क्या कार्य होता है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और कार्यवाही का रिकॉर्ड संधारण करना। यानी जो भी ग्राम सभा की बैठक होती है, ग्राम पंचायत की बैठक होती है, उन बैठकों को बुलाता है और उन बैठकों में जो भी प्रस्ताव लिए जाते हैं उनको संधारित करने का कार्य ये करता है। ग्राम पंचायत के कार्यों की बात करें तो जो सड़कें हैं, नालियां हैं, स्कूल भवन हैं, पानी के स्रोत हैं और अन्य सार्वजनिक उपयोग के जो भवन हैं उनके निर्माण, रख रखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाओं को लागू करना, ये सब साथियों ग्राम पंचायत के कार्य हैं। ग्राम पंचायत की आमदनी की बात करें तो आमदनी के रूप में मुख्य रूप से जो गांव में मेले लगते हैं उन पर टैक्स लगाते हैं राशि के रूप में। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद और जिला पंचायत द्वारा आती है, वहाँ से भी इन्हें डोनेशन मिलता है। और समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, ये इनकी आमदनी के स्रोत है।
इसमें जो समितियां होती है, ग्राम सभा काम करवाने के लिए समितियां बनाती है, जिसमें ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर कहलाता है। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर कहलाएगा, जबकि शहरी क्षेत्र में नगर पालिका। जिला पंचायत जिला परिषद पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत होती है। यह जिले के स्तर पर विकास योजना बनाती है। पंचायत समिति की मदद से यह पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। तो साथियों, ये था अपना पार्ट 5, जिसके मुख्य फैक्ट हम पढ़ने देखे ग्राम पंचायत से संबंधित। हमें पता है कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायत राज व्यवस्था की, और पूरे देश में सर्व इसका जो शुभारंभ है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से शुभारंभ माना जाता है इसका। इसके बाद में अध्याय 6 गांव का प्रशासन। गांव के प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासकीय संगठन होता है, और हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है, और पुलिस थाने का एक थानेदार होता है जो कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। पुलिस थाना हो गया। उसके बाद एक होता है पटवारी, ये राजस्व विभाग का अधिकारी होता है। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। पटवारी होता है राजस्व विभाग का अधिकारी, शिक्षा विभाग का अधिकारी, पंचायत विभाग का अधिकारी। साथियों, कोई भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो कई बार ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनमें से प्रश्न बन जाता है और अपने समझ में नहीं आता है कि वास्तव में इसका उत्तर क्या है। तो छोटी छोटी बारीकियों पे हमें ध्यान देना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। पटवारी के कार्य की बात करें तो ज़मीन को नापने का कार्य है, उसका रिकॉर्ड संधारण करता है, रखता है। इसे लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। साथ ही इसके पास एक खसरा रजिस्टर होता है जिसमें भूमि का विवरण दिया हुआ रहता है। साथ ही जो ज़मीन को नापने के लिए इसके पास जो मुख्य इंस्ट्रूमेंट होता है वो जरीब होती है, लोहे की जंजीर होती है। ये पटवारी किसानों से भूमि कर भी लेता है और अपने क्षेत्र में उगाने वाली फसलों का विवरण सरकार को देता है। उसके बाद आता है तहसीलदार। अब तहसीलदार क्या काम करता है? पटवारी के जो काम होते हैं उनका निरीक्षण करने का कार्य करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाए और राजस्व एकत्र होता रहे। तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र जारी करता है। मुख्य अधिकारी होता है ये तहसील में जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाला। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े मामले सुलझाए जाते हैं और ये भी सुनिश्चित करता है कि किसानों को ज़मीन की नकल भी मिल सके। इसी पाठ में हिंदू अधिनियम धारा 2005 के बारे में दिया गया है। क्या है ये? कई राज्यों में हिंदू औरतों को ज़मीन में हिस्सा नहीं दिया जा रहा था तथा उस ज़मीन को बेटों में बांट दिया जाता था। तो इस कानून में बदलाव किया गया और जो बदलाव किया गया उसमें जो बेटा है, बेटी है, माँ है, तीनों को साथियों बराबर का हिस्सेदार बनाया गया है। तो प्रश्न बन सकता है, अवधारणात्मक प्रश्न भी बन सकता है ना इस बार कि बेटे हैं, कौन उत्तराधिकारी होगा, बेटा बेटी या माँ बेटी, पिता या बेटी होगी सिर्फ। साथ ही यहाँ पर बेटा, बेटी और माँ तीनों को बराबर का हिस्सेदार इस कानून में बनाया गया। तो ये था अपना चौथा पाठ। आगे देखते हैं अध्याय 7 नगर प्रशासन। नगर प्रशासन की साथियों अगर अपन बात करें तो नगर पालिका से शुरू होता है नगर निगम तक। तो नगर का प्रशासन चलाने वाली जो संस्था होती है उसे नगर निगम कहते हैं। और
जिन शहरों की जनसंख्या 5 लाख या उससे अधिक होती है उसे नगर निगम बनाया जाता है या वो नगर निगम कहलाता है। अगस्त 2024 तक राजस्थान के 10 शहरों में 13 नगर निगम हैं, नवीनतम पाली और भीलवाड़ा। नगर पालिका की बात करें तो ये भी एक प्रशासनिक इकाई होती है और जिन शहरों की जनसंख्या 20,000 से अधिक होती है वहाँ पे नगर पालिका होती है। राजस्थान में 169 नगर पालिकाएँ हैं और 36 नगर परिषदें हैं। नगर पंचायत की बात करें तो ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, यानी ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से किस क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, शहरी क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, इसे हम नगर प्रशासन कहेंगे। साथियों, निश्चित रूप से राजनीति विज्ञान व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान, रीट L1 L2 सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। साथियों, निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन बनेंगे और एक ही वीडियो में साथियों जो आपके पूछने लायक है, पूरी की पूरी किताब आपके एक ही वीडियो में पूरी करवाने का प्रयास है। साथियों, तो आप इसे ज़रूर पूरा देखें वीडियो को। आगे हैं पार्षद। नगर निगम प्रशासन शहर को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे ग्राम पंचायत को बांटते हैं अलग अलग वार्डों में, वैसे नगर निगम प्रशासन शहर को अलग अलग भागों में बांटते हैं। हर वार्ड में एक पार्षद होता है, उसका चुनाव होता है और पार्षद मिलकर यहाँ पे समितियाँ बनाते हैं जो डिटेल में निर्णय लेती है। नगर निगम के सदस्यों को अपन पार्षद बोलते हैं और इसका जो चुनाव होता है वो आम निर्वाचन के आधार पर होता है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष यहाँ पे होती है और मेयर के लिए जो आयु होती है वो 30 वर्ष आवश्यक होती है। 3 स्तर का गठन होता है इसमें और 5 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। और इसमें जो SC/ST है जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है। महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण इसमें होता है। OBC में जो आरक्षण होता है वो उस राज्य की जो विधानसभा होती है, विधानमंडल होता है, उन्होंने जिस आधार पर आरक्षण दे रखा है उसी के आधार पर इनको आरक्षण दिया जाता है। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से होता है और उपाध्यक्ष को सदस्य स्वयं चुनते हैं। तो साथियों, ये था अपना पार्ट 7 और इस किताब का जो लास्ट पार्ट है वो है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। साथियों, लास्ट नहीं है, ये 8वां है। तो क्या है इसके अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका की बात करें तो हमारे देश के जो ग्रामीण परिवार हैं उनमें से करीब 40% तो कैसे हैं, खेतीहर मजदूर, यानी उनकी ज़मीन नहीं है लेकिन वो दूसरों के खेत में काम करने वाले भूमिहीन व्यक्ति है। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी भूमिहीन होते हैं। भारत के प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार कैसे हैं, खेतीहर मजदूर। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर निर्भर रहते हैं। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे शुरू कर दिए, जैसे दुकान चलाना, ब्याज पर पैसे देना, छोटी फैक्ट्री लगाना। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। बाकी 20% किसान बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल दोनों ही आजीविका के साधन हैं। जैसे महुआ, बीनना, तेंदू के पत्ते, शहद आदि व्यापारियों को बेचने का कार्य करते हैं। जंगल के माध्यम से वही जंगलों में खेती भी करते हैं। सहकारी समिति को दूध बेचना भी कई लोगों की आजीविका का साधन है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो गांव होते हैं सभी लगभग मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। और नागालैंड में जो परिवार होते हैं 7-8 लोगों के समूह मिलकर वहाँ पे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। आगे हैं शहरी क्षेत्रों में आजीविका। तो साथियों, जो शहर है
वहाँ पर किस प्रकार से व्यक्ति अपनी आजीविका चलाते हैं उससे संबंधित ये पाठ है। तो देखें तो भारत में 5000 से ज़्यादा शहर है भाई, 5000 से ज़्यादा शहर हैं तथा 27 यहाँ पर महानगर हैं। महानगरों में बड़े बड़े महानगर जैसे चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में, जिनमें 10 लाख से भी ज़्यादा जनसंख्या होती है। क्या ये सभी लोग खुद का रोज़गार करते हैं? सोचने वाली बात है। क्या ये सभी लोग खुद का रोज़गार करते हैं या नौकरी करते हैं? क्या करते हैं? क्या रोज़गार और कमाई के मौके सबको समान रूप से मिलते हैं? देखते हैं। तो शहरी क्षेत्र के जो व्यक्ति होते हैं साथियों, उनमें कुछ तो सड़कों पर काम करने वाले होते हैं। सड़कों पर फुटपाथ पे छोटी छोटी दुकानें लगा लेते हैं। कोई दाढ़ी कटिंग, शेविंग कटिंग दुकान है, कोई क्या बेच रहा है फुटपाथ पे, किसी ने ढाबाई लगा रखा है, किसी ने चाय की तड़ी लगा रखी है। साथियों, जो सड़कों पर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उसके बाद आते हैं बाज़ार में दुकानें। तो बाज़ार में बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें होती है जिनमें व्यक्ति कार्य करते हैं, खुद की होती है, स्वयं की होती है, और अपना उनके माध्यम से जीवन यापन करते हैं। उसके बाद जो शहरी क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं, बड़ी दुकानें भी होती है। बड़ी दुकानों में अपन बात करें तो जैसे मॉल खोल लेते हैं, प्लाजा खोल लेते हैं बड़े बड़े, किसी में फर्नीचर, किसी में खाने पीने की वस्तुएं, किसी में कपड़े। बड़ी बड़ी दुकानें भी शहर में देखने को मिलती है, जिसके माध्यम से वो खुद भी कार्य करते हैं और बहुत सारे व्यक्तियों को रोज़गार भी देते हैं। लेबर चौक, लेबर चौक का मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर जो व्यक्ति दिन दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो फिक्स स्थायी मजदूर नहीं होते हैं, एक स्थान विशेष होता है जिसे लेबर चौक कहते हैं, और वहाँ पर व्यक्ति वो जाके बैठ जाते हैं और किसी को काम करवाना होता है तो वहाँ से उनको ले जाते हैं। लेकिन जो स्थायी मजदूर होते हैं उनकी अपेक्षा इनकी कीमत ज़्यादा होती है, महंगे होते हैं ये। फैक्ट्री, शहरों में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती है जिनके माध्यम से बहुत सारे व्यक्ति उनमें लगे रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। आगे हैं दफ्तर या ऑफिस अपन बोल सकते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी जो विश्व स्तरीय कंपनियाँ होती है, मैनेजर, सेल्समैन के माध्यम से अपना कार्य करवाती रहती है। मैनेजर के दिन बहुत सारे सेल्समैन होते हैं। तो यहाँ पर जो स्थायी कर्मचारी होते हैं इन कंपनियों में, इनके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, जैसे यहाँ पर जीपीएफ वगैरह, एसआई वगैरह कटौती भी करते हैं, इनकी छुट्टियाँ मिलती है, परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं भी मिलती है। अहमदाबाद शहर की बात करें तो यहाँ के जो 12% लोग हैं वो सड़कों पर कार्य करते हैं। तो साथियों, ये थी अपने कक्षा 6 एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान की किताब, और मैंने इसमें उन सभी फैक्ट को लाने का प्रयास किया है जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो साथियों, आप इस एक वीडियो को देखकर निश्चित रूप से आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और इसी में से साथियों आपके वो सब चीज़ें मिल जाएगी जो पेपर में आएगी। तो साथियों, हम आरपीएससी एसएसटी ग्रेड 2 की सामाजिक विज्ञान की निःशुल्क तैयारी करवा रहे हैं। जो भी साथी तैयारी करना चाहे, जो तैयारी करने वाले हो एसएसटी से, उन्हें ज़रूर बताएं साथियों। लोक प्रशासन से इसकी शुरुआत है, और जैसे जैसे समय मिलता जाएगा इसमें वीडियो नोट आते जाएंगे। साथियों, ये था आज का वीडियो नोट। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो
साथियों किसी क्वेश्चन में किसी तथ्य में कोई समस्या हो तो उसका समाधान आपको निश्चित रूप से बताया जाएगा। तो साथियों अपने आरपीएससी एसएसटी के जितने भी पुराने टेस्ट पेपर थे यानी जो पिछले वर्षों के पेपर थे वो सब हमने करवा दिए हैं और जो भी तैयारी करने वाले हैं वो उनको देखें और उनमें से निश्चित रूप से प्रश्न मिलते हैं और उन सब प्रश्नों के चारों तरफ के क्वेश्चन आपको देखने चाहिए और आभास करना चाहिए कि कहाँ से कैसे प्रश्न बन रहे हैं। तो साथियों आज के वीडियो नोट में इतना ही।